अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की अच्छी बात हमदर्दी है, और हमदर्दी ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हमदर्दी बेजुबानों के लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह गर्मी आ रही है तो जानवरों और परिंदों को भी पानी चाहिए, उनको खुराक चाहिए। ख़ासतौर पर परिंदे जो बहुत दूर दराज से सफ़र भी करते हैं, उनके लिए हम क्या हमदर्दी करते हैं, ये है आज की अच्छी बात। अपने घरों की छतों पर पानी और बाजरा रखिए ताकि उनकी प्यास बुझ सके, उनसे अच्छा सलूक हो सके। यह है आज की अच्छी बात कि हमदर्दी करना सीखिए, क्योंकि हमदर्दी है तो ही सब कुछ है, वरना सब दरम बरम हो जाएगा। अब मैं अकेला खड़ा हूं, आप सोच रहे होंगे दुआ कहाँ है, तो दुआ भी नेकी का काम करने के लिए आई डोंट नो कहाँ है, उनसे बात करते हैं। दुआ कहाँ हो? हेलो हेलो, वेयर आर यू दुआ? ओके जी, देखा आपने? बिल्कुल, मैं आप देख रहे होंगे। हाँ, हम देख रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हाँ जी, मैं इस वक्त एक लॉन में हूँ और जैसे कि आप बात भी कर रहे थे, और आज हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान की अच्छी बात भी यही है कि अगर आपके अंदर हमदर्दी का जज्बा है तो वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि परिंदों के लिए भी होना चाहिए। तो उनके लिए भी अपने घर के लॉन में, घर की छत पर आपको पानी का या बाजरे का इंतज़ाम करना चाहिए। तो आप घर की किसी बड़ी प्लेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से हैं परिंदे भी और जानवर भी, तो इनका भी ख्याल रखना, इनसे हमदर्दी करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हमारे अंदर एहसास है तो हम ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, दुआ नो डाउट नेकी का भी ये काम है, हमदर्दी का भी ये काम है, और सुबह सवेरे पाकिस्तान में आज की अच्छी बात का आगाज़ भी यही है। तो दुआ जल्दी से स्टूडियो आ जाओ, नेकी कमा ली है तुमने, और बहुत ही हमें भी चाहिए कि हम अपने घरों में, दीवारों पर, छत पर इसी तरह पानी और बाजरा डाल सकते हैं। तो खैर, अब बेसिकली कल मैं लाहौर ज़ू गया और वहाँ मैंने देखा कि जानवरों के साथ गर्मी आ रही है तो उनके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं। गर्मियों में उनके लिए किस तरह उनको कंफर्ट जोन में रखा जाएगा, क्योंकि परिंदों और जानवरों के लिए भी उसी तरह एहसास और हमदर्दी होनी चाहिए। तो जल्दी से पहले लाहौर ज़ू की इसी बहाने सैर भी कर लेते हैं और देखते हैं वहाँ इंतज़ाम कैसे थे, फिर वापस आते हैं। अच्छा जी, बात हो रही है हमदर्दी की, तो इसी हमदर्दी को उजागर करने के लिए ख़ास तौर पर जो आज के शो में हम बात करेंगे, परिंदों का ख्याल रखना गर्मी में बहुत ज़रूरी है। अपने घर की छतों पर कटोरे प्याले रखें पानी से भर के, बाजरे से, रोटी भी रख सकते हैं आप, क्योंकि गर्मी जितनी पड़ने वाली है इस साल, जिस तरह सर्दी की शिद्दत देखी गई है, उसी तरह महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि गर्मी की शिद्दत भी पिछले तमाम सालों से बढ़कर होगी। प्रेडिक्शन है ये, लेट्स सी क्या होता है। अल्लाह ना करे कि इतनी गर्मी पड़े, लेकिन इस प्रेडिक्शन को मद्देनजर रखते हुए आज के शो में हम बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि हमने अपने आप को तो हीट वेव, हीट स्ट्रोक से बचाना ही है, लेकिन हमें जानवरों का, परिंदों का ख्याल रखना है, और ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए लाहौर ज़ू पहुँचे हैं हम। बेसिकली आपने अपने घरों में जो पानी और बाजरा छतों पर रखना है, जानवरों का, परिंदों का ख्याल रखना है, उसी तरह ये देखने के लिए हम लाहौर ज़ू आए हैं। अच्छा जी, हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हैं जी हमारे साथ, और आप यहाँ पर वेटनरी ऑफिसर हैं लाहौर ज़ू के। लाहौर ज़ू में बेसिकली सुबह सवेरे पाकिस्तान का आज का जो शो है वो हम जानवरों से मोहब्बत और प्यार तो है ही, लेकिन गर्मियों में उनके लिए एहसास और हमदर्दी ज़्यादा होनी चाहिए इंसानों की तरफ से। ठीक है, तो इसीलिए लाहौर ज़ू आए हैं हम। बेसिकली जानना ये चाहते हैं कौन कौन से जानवर ऐसे हैं, क्योंकि आप वेट डॉक्टर भी हैं, आप भी हमारी रहनुमाई करेंगे। हमारे गली मोहल्लों में भी पेट्स भी रखे होते हैं लोगों ने, तो परिंदों को, जानवरों को किस तरीके से हमने उनका एहसास करना है गर्मी में। तो पानी रखें, बाजरा रखें छतों पर, ये तो हम कहते ही रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा केयर क्या होती है? आप वेट डॉक्टर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो सेंसिटिव होते हैं बहुत, कि गर्मी बहुत जल्दी उनको इफ़ेक्ट करती है?
जितने भी यहाँ पे कोई यूरोपियन स्पीशीज़ हैं या जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको ऑफ कोर्स गर्मी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। कुछ स्पीशीज़ हमारी यहाँ की लोकल हैं, जैसे स्पॉटेड डियर है, हॉक डियर है, इंडियन पी फाउल्स हैं, वो हमारे लोकल यहाँ के इसी एनवायरनमेंट को जो बियर करने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। उसी लिहाज से अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़ हम जो है वो एनवायरनमेंट में चेंजिंग कर रहे होते हैं, उनकी फीड में चेंजिंग कर रहे होते हैं। पानी के अंदर हम ऐसे उनको जो है वाइटामिन्स वगैरह दे रहे होते हैं जो कि उनको हीट से स्ट्रेस से जो है बचाएं। आप थोड़ा विजिट करते हैं हम लाहौर ज़ू को, और ये जानवर कौन कौन से हैं आपको ये भी बताते हैं, कुछ जानवर आपको दिखाते भी हैं, परिंदे भी दिखाएंगे आपको। वो लोग जिनको बहुत विश है लाहौर ज़ू देखें तो वो इस बहाने लाहौर ज़ू भी देख लें, और गर्मी में जानवरों की केयर कैसे करनी है एनिमल्स की वो भी देख लें। ये हिप्पोपोटामस है, इसमें अगर आप वाटर वगैरह प्रोवाइड नहीं करते तो डिहाइड्रेशन इसके अंदर हो जाती है, पानी की बहुत कमी हो जाती है। इस वजह से सारा दिन जो है ये पानी के अंदर गुजारता है। इसको हम फ्रेश वाटर जो है वो देते हैं 24 आवर्स ही, और ये मगरिब के बाद जो है बाहर निकलेगा और फिर अपनी फीड वगैरह जो है वो लेगा। और ये क्या खाता है? ये आम चारा खाता है ना, जिस तरह से ये लूसन हो गया, बरसीम है और मकई वगैरह है, ये खा रहा है। और इसमें हम एनरिचमेंट के लिए फॉर ट्रीट जो है इसको फल वगैरह दे रहे होते हैं जो। अच्छा जी, एक मामला सूजी वाला 2017 का जनाब, एक मामला जो कि सूजी की डेथ हो गई थी और वो गर्मी की वजह से हुई थी, राइट? नहीं, दैट वाज नॉट ड्यू टू द हॉट सीजन। उसमें थोड़ा सा जॉइंट्स वगैरह का उसका मसला था और वो अपनी नॉर्मल लाइफ पूरी कर चुकी थी। ओके ओके। तो That was not due to the लाहौर hot ज़ू season. देखने वालों के लिए हम एक चीज़ बता दें कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई हाथी हथनी नहीं है, टेंडर हो चुका है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। वर्क ऑर्डर हो चुका है, इंशाल्लाह जल्दी ही आ जाएंगे। कहाँ से आ रहा है ये एनिमल? ये साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। ब्लैक बियर है, वो मोन बियर भी इसको बोलते हैं। तो गर्मियों के वाले जिस तरह भी देख सकते हैं कि पॉन्ड के अंदर वो बैठे हुए हैं, ये दे लाइक टू बाथ, और इसमें अच्छा, ये इसमें पानी है? ये इसमें पानी है और उसी के अंदर जो है बैठे हुए हैं। ओके। और ये शेडी एरियाज भी, और ये कुछ हमने पीछे ये पेंट वगैरह करवाया ताकि वो नेचुरल हैबिटेट सा फील हो इनको जो है। ओके। और ये ज़ू एनिमल्स जो हैं तो बाकी एनिमल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आप इनकी जो नेचुरल हैबिट्स हैं उसके करीबता रखना होता है। जिस तरह इनको हमने झूला शूला लगा के दिया हुआ, जितना आप इनको बिजी रखेंगे अपने केजेस के अंदर उतना इनकी लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी। वरना ये क्या थोड़े क्या हाइपर हो जाते हैं? साइकोलॉजिकल इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। अगर एनरिचमेंट नहीं की हुई उनकी हैबिट्स के मुताबिक वो दिन नहीं गुजारते हैं तो वो उसमें रह के बोर हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली लाइफ रिड्यूस हो जाती है। ओके जनाब, ये एक वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप कोई भी जानवर घर में भी रखें, कोई भी पेट्स है, उसकी केयर किस तरह करनी है। खास तौर पर अगर आपके पास कोई जानवर नहीं भी, आपके इर्द गिर्द है कोई, तो उसका ख्याल आपने कैसे रखना है। अच्छा जी, टाइगर हाउस, हाँ जी टाइगर हाउस आ गया। डॉक्टर साहब ने टाइगर हाउस कहा, मुझे लगा कह रहे हैं पावर हाउस। वो बिजली का ध्यान रहता है ना, गर्मी आने वाली है, ये भी बड़ा ख्याल रहता है कि पता नहीं इस दफ़ा गर्मी में बिजली मिलेगी कि नहीं। अच्छा ये है, दिस इज अ व्हाइट टाइगर, ये तो रोशा। अच्छा जी जनाब, हेलो रोशा। अच्छा मैं गलत तो नहीं बुला रहा? नहीं, कैसे बुलाना है? रोशा है इसका नाम। लास्ट टाइम इंपोर्ट किया है हमने ये इजिप्ट से। इट इज़ वेरी फ्रेंडली। इजिप्ट से? हाँ जी, हाँ जी। ओके लाइन ज़रा इससे बात करते हैं। हेलो रोशा। हेलो हेलो रोशा। जिराफ घर दिखाते हैं उसमें। अच्छा जी, कितने जिराफ हैं? दो हैं, एक पेयर है हमारे पास। एक पेयर है। हाँ, ये भी एक फीमेल, एक और आएगी, अभी ट्राई हो जाएगा। क्या इसको शरीफ एनिमल समझा जाता है या नहीं, शरारती होता है? ये इजीली जो है वो आपके साथ अटैच हो जाता है और बड़ा इजीली ट्रेन हो जाता है। हाँ। और इसको जो है ना वो देसी कीकर बड़ा पसंद है। इसकी हाउसिंग में आप स्पेशल देख रहे होंगे, देसी कीकर के पौधे शौधे हमने ना यहाँ पे लगाए हुए हैं। इट इज़ ब्राउज़र, और सुबह सुबह हम इनको शाखें वगैरह भी देते हैं ताकि वो ब्राउजिंग बिहेवियर इनका जो है ना वो उस तरह से मेनटेन रहे। और दैट इज़ ए हार्डी एनिमल और बड़ी अट्रैक्शन होती है बच्चों के लिए जो है जिराफ वगैरह देखना। अभी ये बच्चे हैं, फुली ग्रोन नहीं है। अच्छा। इनकी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट 20 फीट तक जो है वो चली जाएगी। ओके जी, अभी ये जो है वो तकरीबन 2.5-3 साल के हैं। अच्छा अच्छा, और ये भी हीट से थोड़ा सेंसिटिव होते हैं कि नहीं? इनको ज़्यादा मसला जो है ना वो सर्दी का होता है। जितने बड़े एनिमल्स हैं ना, ज़्यादा ठंड का मसला होता है कि अगर हाइपोथर्मिया हो जाए, टेम्परेचर इनका बॉडी टेम्परेचर डाउन आ जाए तो उसको अप लेके जाना वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। अच्छा जी, अब थोड़ी बात करते हैं मंकीज़ की। बड़े शरारती तो होते ही हैं, क्या गर्मियों में थोड़े
थोड़े सुस्त हो जाते हैं या नहीं, गर्मियाँ इनको इफ़ेक्ट करती हैं कि नहीं? डॉक्टर साहब, क्या मंकीज़ को भी गर्मियाँ इफ़ेक्ट करती हैं? बिल्कुल, इसमें जैसे वो गर्मियों का सीज़न आता है तो हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। इनको भी हम वो आइस वगैरह दे रहे होते हैं, ऐसे फ्रूट्स देते हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट जो ज़्यादा, जिस तरह मेलन वगैरह है, ओके, वाटर मेलन है, वो हम इसको जो है वो दे रहे होते हैं। और बर्फ़ भी खाते हैं? हाँ, बर्फ़ इंजॉय कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत उसको लिक कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। और इंडोर के अंदर जो है इनके भी फ़ैन वगैरह, हम कूलर्स वगैरह इंस्टॉल कर देते हैं। नाइस, मतलब गर्मियों में इनकी शरारतें कम नहीं होती? नहीं, इसी तरह इंजॉय करते हैं जी। अरे वाह। अच्छा जी, एनिमल्स के बाद थोड़ी बात करते हैं बर्ड्स की। कौन कौन से बर्ड्स ऐसे हैं जिनको गर्मियों में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, पानी की, बाजरे की, छाँव की और हवा, आप उसमें मिस्ट फैंस यूज़ करें, कुछ भी। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब लाहौर ज़ू में कौन कौन से जानवर हैं? अभी ये सारा एवरी, अभी ये जो मेन है हमारे पास ये एवरी है, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमने बर्ड छोड़े हुए हैं, जिसमें फेजेंट्स हैं, पी फाउल्स हैं, ये डोमाइजल क्रेन्स हैं, मैकॉज हैं, अफ्रीकन ग्रे हैं, अलेक्जेंड्राइन पैरट है, रोज रिंग्ड पैराकीट है, इस तरह की डिफरेंट वैराइटीज़ हमने बर्ड्स की हैं। और यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है, जैसे ये पौधे शौधे काफ़ी लगाए हुए हैं, जाल की हाइट ज़्यादा है ताकि ये प्रॉपर फ्लाई कर सकें और अपना नेचुरल बिहेवियर जो शो कर सकें, और उसी लिहाज से एक्टिव रहते हैं। एवरी जो है वो ज़्यादा सूटेबल है जो ग्रोइंग बर्ड्स हैं उनके लिए, और ये पैरट्स वगैरह के लिए। जो ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स हैं वो हम अलग सेक्शन के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, वो अलग सेक्शन में रखते हैं। अच्छा, जितनी हाइट इनको दी गई है, क्या इसी में ये अपनी मतलब लाइक नेचुरल अपने पर सर फैलाना, फ्लाई कर लेते हैं, एक वो प्रॉपर स्ट्राइड इनको मिल जाती है, एक खास लेंथ तक प्रॉपर फ्लाई करते हैं, एंड दे फील फाइन है। ओके, और उसमें वाटर सोर्स भी, फीड शीड हम अंदर ही कर रहे होते हैं। और इनको गर्मियों से कितना बचाना पड़ता है? इसमें सर जो बर्ड्स हैं, इधर एक तो पैरट हाउस हमारा डिफरेंट है, वहाँ पे हम स्प्रे शप्रे भी इन पे कर रहे होते हैं ठंडे पानी का। अदरवाइज में मेन जो प्रैक्टिस हमारी होती है कि छाँव अवेलेबल हो, ठंडा पानी अवेलेबल हो, और उसके अंदर विटामिन सी आप थ्रू आउट द समर सीजन दे रहे हैं। ओके, इनके लिए इजी रहता है। हाँ जी, बिल्कुल, उसमें कोई इश्यूज वगैरह ऑल राइट जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। के जी, हॉर्स राइडिंग से ज़्यादा मुझे इस जानवर के साथ इसको प्यार करने का ज़्यादा मजा आया। ओके, रिलैक्स, ठीक है जी। तो बात दरअसल ये है कि लाहौर ज़ू आएँ, विज़िट कीजिए, जानवरों से प्यार करें, लेकिन गर्मी आ रही है, जानवरों का ख्याल करना, इनसे हमदर्दी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके घरों में पेट्स हैं उन्होंने तो करना ही करना है, लेकिन अपने इर्द गिर्द देखिए, परिंदों का ख्याल कीजिए, पानी अपनी छतों पर, दीवारों पर जहाँ मुमकिन हो पानी रखें, बाजा रखें, क्योंकि गर्मी में वो ट्रैवल करके जो परिंदे हैं पिएंगे और नेकी की नेकी उनका ख्याल भी रहेगा। दूसरा, जानवरों का भी ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गर्मी आ रही है, आपने अपना ख्याल तो रखना ही है, साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखना है। अभी शहर इक़्तिदार जाते हैं। यस, इस्लामाबाद का रुख करते हैं। भट्ट साहब के पास चलते हैं जल्दी से। भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या खबरें आज की? वालेकुम सलाम स्किरा साहब। देखिए कि दहशत गर्दी और शिदत पसंदी से मुतासरा फाटा, जिसकी तमीर नौ और बहाली के लिए इकदाम का सिलसिला तो काफ़ी अरसे से जारी था, लेकिन गुज़श्ता साल मई में हमने देखा कि बिलाखिर आइनी तरमीम तो कर ली गई। 25 आइनी तरमीम के तहत फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम कर लिया गया, लेकिन उसको जो अमली तौर के ऊपर फाटा का खैबर पख्तून के साथ साथ इंजमाम था, जो इंतज़ामी मामलात थे, जो माली अमूर थे, उन सबको तय करने के लिए ये कहा जा रहा था कि कम से कम 5 साल लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि अगर हमने दोबारा इस रीजन के अंदर शिद्दत पसंदी को पनपने से रोकना है तो उसके लिए लाजिम था कि जल्द अज जल्द फाटा को स्ट्रीम लाइन किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा के साथ उसका इंतजाम मुकम्मल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम देखते हैं कि PTI की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनके बेशतर वज़रा और उनकी शख्सियात के मबैन गाहे बगाहे इख्तलाफात देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत से काम मुतासिर होते हैं। लेकिन एक अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पर यह भी सेट हुई है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने
सेम पेज पे रहते हुए फाटा का वो इंजमाम का वो मामला जिसे कम से कम 5 साल रिक्वायर्ड थे, वो उन्होंने इस मसले को बआसानी हल कर लिया है, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नवीद सुनाई है कि जून में जो फाटा के अंदर जो 21 मजमूई तौर पर नशिस्तें हैं, जिसके अंदर 16 जनरल नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, उसके ऊपर जो सूबाई असम्बली का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसका इनेकाद किया जाएगा और उसके साथ साथ डिलिमिटेशन का अमल पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। और इसके साथ एक दूसरा बड़ा चैलेंज था जिसके अंदर जुडिशरी, पुलिस और पटवार के चैलेंजेस को हल करना था। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा थे उनके इख्तियारात में कमी होनी थी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इख्तियारात में इजाफा होना था। और इस बात का खदशा था कि शायद ये मामला सुस्त रवि का शिकार हो, कोई तनाज़ात जन्म लें, लेकिन ये मामला भी हल कर लिया गया है, जिसके नतीजे में 28,000 के लगभग खासदार और लेवीज के एहलकार थे जिन्हें पुलिस के अंदर जम करने का मामला तय पा गया। हमने जिस सोर्सेज से जानने की कोशिश की कि ये कठिन मरला कैसे तय पाया, तो पता चला कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी कि इसके दरमियान में जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होंगी उसको हमने रिमूव करना है। और यही वजह थी कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और आईजी पुलिस को रिमूव किया गया, उन्हें उनके उहदों से हटाया गया और अल्टीमेटली वो तमाम काम जो होता हुआ फौरी तौर पर दिखाई नहीं देता था वो हो चुका है। कबाइल के वो जो सरदार थे जो इस इंतजाम की मुखालफत कर रहे थे उन्हें कन्विंस किया गया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए और अल्टीमेटली इस वक्त हमें कहीं कोई फाटा के अंदर एहतजाज होता दिखाई नहीं देता। अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब एक कठिन मरला अबूर कर लिया गया है तो फाटा के अंदर जो फाटा की समाजी और मुआशी तमीर और तरक्की का अमल शुरू होना था, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं, अनाउंसमेंट भी की है। लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि अब जिस तरीके के साथ बड़े चैलेंजेस को हल कर लिया गया है तो अब ये राह हमवार हो गई है कि फाटा के अंदर अगर 100 नहीं तो लगभग 60 से 80 अरब रुपए खर्च होंगे। फाटा के अंदर न सिर्फ जामियात बनेंगी, स्कूल बनेंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, बल्कि मुआशी इकोनॉमिक जोन भी बनेंगे। फाटा के अंदर दोबारा शिद्दत पसंदी नहीं पनप सकेगी। फाटा को पाकिस्तान में हमेशा आप बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज शेयर करते हैं। आज आपने फाटा के लोगों के लिए खुशखबरी सुनाई। एक नामुमकिन काम था, बहुत से तनाज़ात थे, उसके बावजूद भी अब मुमकिन होता नजर आ रहा है। भट्टी साहब, नेक्स्ट खबर क्या है आपके पास? नेक्स्ट खबर में जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा। जो हमने देखा था कि सूबाई वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इख्तिलाफात थे, उसको भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ख़ुसूसी तवज्जो दी है, हल कर लिए गए हैं। शहराम तरक्की और आतिफ खान को वज़ीर आज़म ने बुलाकर इस्लामाबाद में मुलाकात की है और सूबाई क़यादत के साथ जो उनके इख्तिलाफात थे उनको ख़त्म करने की हदायत की है। तो अब उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI हुकूमत की जो गवर्नेंस है, ये जो डिलीवरी है वो बेहतर तरीके से हमें नज़र आएगी। दूसरा मामला ये है कि हुकूमती टीम और चेयरमैन एनर्जी टास्क फोर्स नदीम बाबर साहब अब 7 माह गुजरने के बावजूद हुकूमत को कोई काबिल अमल मशवरा नहीं दे सके, कोई तजवीज़ नहीं दे सके, जिसके नतीजे में मुल्की मौशियत को, कौमी ख़जाने को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन अब निजी शोबा एक्टिव हुआ है और निजी शोबे की जानिब से वफाकी हुकूमत को एक प्रपोजल दिया गया है। तो ये प्रपोजल उस वक्त दिया गया है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम होने के बाद बहुत से चैलेंजेस का सामना है। ये एक बहुत सिंपल सा हल दिया गया है कि अगर जो कि बुनियादी टास्क था चेयरमैन एनर्जी टास्क फोर्स का, उन्होंने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। ये तजवीज़ बुनियादी तौर पर यह है कि अगर हम LNG इंपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ 2 टर्मिनल लग चुके हैं, उनके अंदर कैपेसिटी मौजूद है, हम अंडर यूटिलाइज करते हैं दोनों सिस्टम्स को, कौमी ख़जाने को, आवाम को नुकसान पहुँचता है। अगर हम सिर्फ 400 मिलियन क्यूबिक फीट इजाफी गैस दरामद कर लें तो उसके नतीजे में जो हमारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का दरामदी बिल है उसकी मद में हमें 1 अरब रुपए, 1 अरब डॉलर से ज़ायद का फ़ायदा पहुँचेगा। जो वर्किंग जमा करवाई गई है उसके मुताबिक 400 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया गैस दरामद करने के नतीजे में इस गैस की जो वॉल्यूम है वो 5 अरब लीटर पेट्रोल को रिप्लेस करेगी। अगर इसी मालियत का हम पेट्रोल इंपोर्ट करें तो हमें 2 अरब 27 करोड़ डॉलर बर्दाश्त करना पड़ते हैं। अगर हम गैस इंपोर्ट करेंगे तो हमें सिर्फ 1 अरब डॉलर के लगभग रकम इसके ऊपर हमें खर्च करना पड़ेगी और इससे माहौलियाती आलूदगी पर 40 लाख नए दरख्त लगाने के बराबर इसके ऊपर कमी भी वाक़ई होगी। इसके साथ हम बात करते हैं कि अब ये बड़ा काबिल अमल एक प्रपोजल दी गई है वफाकी हुकूमत को, वो किस तरीके के साथ इसके ऊपर अमल करते हैं। और इसी के साथ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं दरामदी गैस की, तो वहाँ लोकल गैस की हम बात करें तो लोकल गैस महंगी करने के लिए ओगरा कानूनी कार्रवाई गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल कर चुकी है और इसके अंदर 2 बड़े अहम मामला सामने आए हैं, जिसके अंदर बताया गया कि
सालाना 48 रुपए की गैस चोरी हो रही है, जिसे सार्फिन पर इस बोझ इस खसारे को रिकवर करने के लिए गैस महंगी करने की तैयारी की जा रही है। दूसरा मामला LNG के शोबे के अंदर खसारे का मामला है, नुकसानात का मामला है। मुतलका सेक्टर से मुकर्रर वक्त के ऊपर रिकवरी न करने के नतीजे में बैंकों को अदायगियों के ऊपर जो सूद अदा करना पड़ा उसकी वसूली का मामला है, जो कि 65 अरब रुपए मामला है। ये बैड गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है। इसको एड्रेस करने की जरूरत है कि गैस चोरी का बोझ बिल अदा करने वाले सार्फिन पर डालना किसी सूरत मुनासिब नहीं है। CNG एसोसिएशन ने हुकूमत को यह तजवीज़ दी है कि 5 साल तक आप $5 अरब की बचत कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले के ऊपर अमल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके साथ हम बात करें तो वो अथॉरिटी जो गैस महंगी करने जा रही है, जिसकी सरबराह चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल साहिबा हैं, जिन्हें नैब ने कल यानी कि 17 अप्रैल को दिन 11:30 बजे तलब कर रखा है। आज वफाकी काबीना के एजेंडे में टॉप ऑफ द एजेंडा जो पहला एजेंडा है वो चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल साहिबा और ओगरा मेंबरान की तनख्वाह में इजाफे का मामला है, जिसके अंदर ये सिफारिश की गई है कि चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल का नया सैलरी का पैकेज दिया, जिसके नतीजे में उन्हें माहाना 7 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी और जो मेंबरान हैं उनकी मौजूदा तनख्वाह 4.5 लाख रुपए से बढ़ के तकरीबन 6 लाख रुपए हो जाएगी। तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन गैस कंज्यूमर को जिसके उनके राइट्स को जिन्होंने प्रोटेक्शन देनी है वो प्रोटेक्शन होती कहीं दिखाई नहीं देती। गैस चोरी हो रही है और सबसे ज़्यादा गैस चोरी का जो इल्ज़ाम दिया जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट करक को दिया जा रहा है, जो कि कोहाट से मुतसिल इलाका है कि वहाँ पर 93% गैस वहाँ पर चोरी होती है। सो नॉर्दर्न खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सरवर खान साहब, पेट्रोलियम डिवीज़न एक जगह से सब जिले एक एरिया के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर अगर गैस चोरी हो रही है उसको रोकते हुए कोई कामयाब दिखाई नहीं देता। एक ही हल सबके पास मौजूद है कि महंगाई के बोझ तले दबे हुए आवाम के ऊपर मजीद बोझ डाल दिया जाए। बिल्कुल सही भट्टी साहब, बिल्कुल सही हो चुका है, जिसका बता रहे हैं की मूड में नहीं होगी, लेकिन ओगरा की जिम्मेदारी है कि वो रैशनलाइज तरीके से गैस कीमतों के इजाफे का मामला हल करे। सवेरे पाकिस्तान में बच्चों की पैदाइश के हवाले से बहुत सी पेचीदगियाँ और मुश्किलात हैं और आए दिन इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की तरफ से बहुत से इकदाम किए जाते हैं, लेकिन शायद ऐसे इकदाम नए पैदा होने वाले बच्चों को मौत के मुंह से बचाने के लिए नाकाफ़ी, क्योंकि पाकिस्तान में माँ और बच्चे की सेहत ख़तरात से दो चार होती है। क्या क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से बुनियादी इकदाम हैं जो नौमौलूद बच्चों के लिए किए जाने चाहिए, और मेडिकल फील्ड में अब तक कितनी इसकी अपडेट्स आ चुकी हैं जो कि बहुत मदद करती हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद है जिसमें नौमौलूद बच्चे फौत हो जाते हैं। आया उसमें माँ की सेहत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, या बच्चों के हवाले से जो मेडिकली बहुत सी फैसिलिटेशन होनी चाहिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और यही हमारा अभी का टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर नौमौलूद बच्चों की हम बात के हवाले से, माँ की सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। प्रीमेच्योर जो बर्थ्स होती हैं उनकी वजूहात क्या हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसमें किस चीज़ का फुकदान है। बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आज हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे इस पर। डॉक्टर अस्मा नौशरवान हैं, माहिर इमराज़े इत्फाल। थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ इनका। पहले तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। खैरियत से आप? बिल्कुल ओके जी। डॉक्टर साहिबा जो हैं कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन के कॉलेज ऑफ मेडिसिन में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, और बच्चों की पैदाइश, सेहत और हिफाजत के हवाले से अच्छी शोहरत भी रखती हैं। और हम भी जो एक छोटी सी डिस्कशन कर रहे हैं तो बेसिकली बच्चों की पैदाइश, सेहत, मसाइल, बीमारियां, इन सारी चीज़ों पर इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी इंट्रो भी करवाया कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नौमौलूद बच्चों की अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है, तो उसकी क्या रीज़न है? क्या यहाँ मेडिकल फैसिलिटेशंस उस तरह से नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, क्या समझती हैं आप?
इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर कोई एक रीज़न नहीं हो सकता इस चीज़ का। उसमें ये जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन कि माँ ने किस सेहत के साथ कंसीव किया और उसके बाद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसकी सेहत कैसी थी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स किस तरह के दिए गए। और उसके बाद जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को और बच्चे को किस किस्म की सर्वेलेंस मिल रही है। और सर्वेलेंस से मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, आप सीरियली कुछ ऐसे टेस्ट करें और अल्ट्रासाउंड्स और इस तरह के मेजरमेंट्स को अकाउंट करें जो कि गाइड कर सकें फिजिशंस को कि आपको जो मैनेजमेंट है वो किस तरह की करनी चाहिए। तो ये आप एक तरह से प्रीवियसली आप प्रिपेयर होते हैं इस चीज़ के लिए। और फिर मूविंग ऑन जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो है एट द टाइम ऑफ बर्थ। और यही मेरी स्पेशलिटी है कि एंड दैट्स नियोनेटोलॉजी इज़ रिलेटिवली न्यू इंटरनेशनली। और इसमें जो एक मतलब पिछले 40-50 साल के अंदर इस फील्ड ने बहुत एडवांसमेंट शो की हैं और उसमें होता ये, और पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। नियोनेटोलॉजी की बात कर रही हैं, नियोनेटोलॉजी क्या ये भी ज़रा थोड़ा हमें ब्रीफ करें? पाकिस्तान में तो ये वर्ड इट्स अ सब स्पेशलिटी ऑफ पीडियाट्रिक्स, लेकिन इसके अलावा ये आती है अंडर द डोमेन ऑफ इंटेंसिव केयर। और इंटेंसिव केयर में आप जो ज़्यादातर सिक और सीरियसली अनवेल पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और ऑलमोस्ट लाइफ और डेथ सिचुएशन होती है, ये वो स्पेशलिटी कवर करती है। लेकिन इसमें जो जर्नी होता है वो काफ़ी लंबा होता है। बच्चे जब किसी भी प्रॉब्लम के साथ एट बर्थ, अब वो चाहे प्री मेच्योरिटी हो या वो बर्थ के एक फुल ग्रोन बच्चे के अंदर बर्थ के टाइम पे कोई इश्यूज़ हों, जैसे कि बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली या लेबर जो था माँ का वो बहुत लंबा हो गया, या फिर बच्चे को एक इन्फेक्शन हो गया पैदाइश के फ़ौरन बाद। ये ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है माँ की सेहत। माँ की सेहत इज़ द अल्टीमेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जो आप सारी कॉजेज़ को अगर टुगेदर एक ब्रैकेट में रखें और बाकी आप अगर एक माँ की हेल्थ को देखें तो इट हैज़ अ मेजर कंट्रीब्यूशन। और इसी की वजह से एक बच्चे से दूसरे बच्चे की पैदाइश के अंदर वक्फा बेइंतहा ज़रूरी है ताकि माँ के जिस्म को दोबारा से रिकवर करने का चांस मिल सके और उसके जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल हो सकें। तो जो डेंजरस इज दिस, अगर प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है तो नॉर्मल केसेस बहुत से देखे हमने। दुआ ने मुझसे पूछा था कि आपकी लिमिट्स क्या हैं प्रीमेच्योरिटी की, तो मैं उसके ऊपर पहले बात करना चाहूँगी। और वो ये है कि देखिए ये जो ये मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है कि हम डिसाइड करें कि किस उम्र के बच्चे को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। पाकिस्तान में तो जो पीडियाट्रिशियंस यहाँ पे काम करें वो इस पे ऊपर बेहतर बात कर सकते हैं कि क्या लिमिट है। लेकिन इंटरनेशनली जो फोकस है वो ये है कि आप यू गो एज लो एज 23 वीक्स, और 23 वीक्स जो है वो 5 मंथ्स है। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी फ्रेजाइल, बहुत नाजुक टाइम होता है और बच्चे बहुत छोटे होते हैं। और आपने जो पहला सेगमेंट किया जानवरों के ऊपर, आप देखें कि हर इंसान, हर चीज़ को एक एनवायरनमेंट चाहिए। और जो माँ के अंदर एक बच्चे के पास वो एनवायरनमेंट है, और जब वो एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर वो बच्चा बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल पैदा होते हैं, उनके अंदर कोई एज सच मैं हमेशा अपने मरीज़ों से यही कहती हूँ माओं से कि आपके बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ है और हमने उसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है। और आप इमेजिन करें कि उस इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग और एक्सपेंसिव इंटरवेंशन है। क्या पता चल सकता है प्रीमेच्योर बर्थ होने वाली है या उसके कुछ सिम्टम्स या कोई ऐसा टेस्ट? उसका टेस्ट से ज़्यादा जो है वो सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। और वो और ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी कोई माँ कंसीव करती है या वो पहली दफ़ा अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाती है तो उनका ये फ़र्ज़ होता है कि वो उनको ये बात बताएं कि किन सूरत हाल में उनको डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करना चाहिए। और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसमें ये होता है कि अगर माँ को फ़ीवर हुआ है, बुखार हुआ है या कोई इस तरह पेट में दर्द, इस सूरत हाल में उनको फ़ौरन से पहले हस्पताल पहुँचना चाहिए।
जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं बाकी जो नॉर्मल बेबीज़ होते हैं उनकी कोई फ़र्क होता है या वो बहुत सेंसिटिव होते हैं? जैसे कि हुमैरा भी बता रही थी कि उसका बच्चा जो है वो बीमार है, उसके दिल में भी सुराख है। देखिए हुमैरा ने जो कॉल की उसमें उन्होंने ये बताया कि उनके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है और 25 दिन पहले प्री मेच्योरिटी की ही होती है, लेकिन वो इतनी सीरियस और इंटेंसिव नहीं होती जिस कंपेयर टू कि अगर बच्चे 7वें महीने के स्टार्ट में हों या 5वें महीने में। लेकिन डाउन सिंड्रोम जो होता है वो एक बिल्कुल ही सेपरेट एंटिटी है। उसमें वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कि काफ़ी सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के और हार्ट का इशू होता है। जो प्री मेच्योर बच्चे हैं उसमें फोकस ये है कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनकी जो फॉर्म दे आर फॉर्म नॉर्मली, ठीक है, उनके ऑर्गन्स वगैरह हर चीज़ बनी होती है। ऑफ कोर्स इमेच्योरिटी के लेवल पर होती है, लेकिन इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के दिल के अंदर कोई सुराख या कोई ऐसा कोई मसला हो जिसको कि हमें स्पेशली एड्रेस करना पड़े। एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं उनके दिल के अंदर कोई मसाइल हों। ऑल राइट। ऐसी पहली तो ये कि जो मिस कैरेजेस जो होते हैं वो स्पेशली ऑब्स्टेट्रिशियंस या जो सच्चा बच्चा माहिर होते हैं उनके अंडर डोमेन आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रीज़न्स मिस कैरेजेस के ये भी होते हैं कि बच्चों के अंदर जेनेटिकली कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते और कभी कभी माँओं के अंदर ऐसी कोई इशू आता है कि जिसमें कि खून की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियंस को दिखाएं और उनके साथ ये डिस्कस करें, और ये ऐसी चीज़ है कि जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन मेरी क्योंकि ये स्पेशलिटी नहीं है तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। मगर बहुत सारे मिसकैरेजेस की एक वजह ये भी होती है कि बच्चों के अंदर जेनेटिकली ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि वो प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं कर सकती। ऑल राइट, ऑल राइट। तो जो ये प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं इनकी डाइट का क्या होता है? मैं ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि माँ का दूध बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसको कैसे वो ले सकते हैं? फिर वो प्रीमेच्योर तो खा पी नहीं सकता और उनका जो सिस्टम होता है कि पहले सक करना, उसके बाद निगलना यानी स्वॉलो करना और फिर सांस लेना, ये 3 ऐसे मैकेनिज्म हैं जिसके ऊपर हम सब ऑपरेट करते हैं। और बच्चे जो होते हैं वो क्योंकि 3 चीज़ों को अकेले खुद से जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए उनको जो है वो ट्यूब फीडिंग की जाती है। वो ट्यूब जो होती है वो नाक या मुंह के थ्रू स्टमक में डाली जाती है और उसमें जो माँ का दूध होता है वो डायरेक्टली बच्चे के वो ट्यूब के थ्रू बच्चे के स्टमक में डाला जाता है। वो आपके बच्चे के लिए एक तरह से दवाई है और उसको दवाई समझ के ये काम करें। आपका बच्चा जब अस्पताल में है तो एटलीस्ट दिस इज़ द लीस्ट थिंग यू कैन डू। और उसके अंदर वो तमाम प्रोटीन, वो तमाम फैट्स और बेसिकली इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट न्यूट्रिशन यू कैन गिव। जब तक कि हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क नहीं होता तो हम लोग आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, लेकिन माँ का दूध एक ऐसी खुराक है कि जो आपके बच्चे को एक हेल्दी और एक अच्छी नशानुमा की तरफ लेके जा सकती है। बिल्कुल। ऑल राइट, कैसे हमारे साथ कॉलर हैं? कौन है हमारे साथ, प्लीज़ बताइए जल्दी से। मोहम्मद समी कराची। यस जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछना चाहेंगे? जी, गुलाम मोहम्मद लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी गुलाम मोहम्मद साहब। सर मेरा एक बच्चा है तकरीबन 8 साल का जी। तो जब उसकी पैदाइश हुई सर उस टाइम वो रोया नहीं था, तो अभी तक वो चलता फिरता नहीं है सर। और वो 8 साल का हो गया? हाँ जी सर। ओके, कुछ पूछना चाहेंगे आप? और अभी तक आपने किस डॉक्टर के साथ रुजू किया हो या किस किस्म की कोई अभी तक आपने इलाज किया है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं गुलाम मोहम्मद? सर वो कह रहे कि ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा। बैठता भी है, आहिस्ता आहिस्ता ना चलता भी है, बैठ के। यस। और आपका बच्चा बातें करता है और उसका सुनना देखना करता है, हल्की फुल्की बातें करता है। हल्की फुल्की बातें करता है। जो आप चीज़ बता रहे हैं उसमें आपके बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी का कंपोनेंट का एलिमेंट है जिसमें क्या उसकी दोनों टांगें अफेक्ट हुई हैं। और उसके लिए अगेन मैंने पहले भी एक कॉलर से यही कहा था कि बच्चे की खुराक का ख्याल रखें और साथ में फ़िज़ियोथेरेपी के ऊपर बहुत फोकस करें, विटामिन डी का इस्तेमाल करें
दूध और कैल्शियम का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए खुराक में, लेकिन फिज़ियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके बच्चे के जो नशोनुमा है उसमें एक बहुत ही अच्छा रोल अदा कर सकती है। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मोहम्मद लाहौर से कॉल करने के लिए। अच्छा, एक और बड़ा अहम मसला कह सकते हैं बर्थ एस्फिक्सिया होता है, अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, तो ये क्यों होता है और इसके लिए क्या मेजर्स करने चाहिए जो आप कहते हैं कि सेफ्टी मेजर्स ये होने चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा, ये बर्थ एस्फिक्सिया ही है और उसमें ये वही है कि जो ऑक्सीजन की कमी के बारे में हम पहले से बात कर रहे थे, उसमें जो बच्चे का दिमाग होता है वो पहले 2 साल में पैदाइश के बाद तक ग्रो करता है और जो मैक्सिमम फंक्शन हमने अचीव करना होता है दिमाग से वो हम उन पहले 2 सालों में उसकी सारी डेवलपमेंट हो जाती है। जब बच्चों को पैदाइश के वक्त ऑक्सीजन की कमी होती है तो दिमाग के कुछ हिस्से जो होते हैं वो इस तरह अफेक्ट हो सकते हैं कि बच्चों का चलना फिरना, सुनना और नज़र पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो उसकी रीज़न्स मेनली यही हैं कि जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि होम डिलीवरीज़ और दाइयाँ और वो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि बच्चे को इस वक्त अगले के स्टेप की ज़रूरत है, जैसे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही तो ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और बच्चे जो हैं वो अगर लेबर लंबा हो जाए और ये अफेक्ट अगर 10-15 मिनट का भी हो तो उसके काफ़ी ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और बिल्कुल, वैसे जिस टॉपिक पे अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा, ये वो टॉपिक है इस पर हम घंटों भी प्रोग्राम करते रहें तो कम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहिबा शेयर कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कम इस तरह की अवेयरनेस है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोबारा भी आपको हम जरूर बुलाएंगे और इस पे तफसीली डिस्कशन करेंगे। जल्दी से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके साथ डिस्कस करना है। वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बहुत ही अहम इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया ने जहां दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, बहुत से इसके फायदे हैं, वहीं नुकसानात भी बहुत हैं। झूठी और मन घड़त खबरें जो हैं, सोशल मीडिया को बदतरीन मीडियम बना दिया गया है। क्या सच है क्या झूठ है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल, और बात का बतंगड़ बनाने का अगर फन सीखना है ना सीरियसली, तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों को ज़हनी मरीज बना दिया है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली चंद झूठी खबरों का अगर हम जिक्र करें जमील, तो वो बड़ी अफसोसनाक ऐसी खबरें हैं जो सेकंड्स में जो है वो फैला दी जाती हैं, और वो ऐसी खबरें होती हैं वो ये भी नहीं सोचा जाता कि किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है। बिल्कुल, उनकी फैमिली से रिलेटेड, उनसे कनेक्टेड लोग किसी रंज में जा सकते हैं। अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब की मिसाल रिसेंट हमारे सामने है कि उनकी डेथ की खबरें, झूठी खबरें बड़ी चला दी गई, मीडिया पर फैला दी गई। और अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब जो हैं कुछ अलील थे, उनकी तबीयत ख़राब भी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर लिखा गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी वफ़ात हो चुकी है, जिसके बाद ये अफवाह इस कदर तेज़ी से फैली कि गुलकार के साहबजादे जो हैं वो खुद मैदान में आ गए। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने जो वालिद साहब हैं उनकी वीडियो शेयर की, जिसमें गुलकार जो हैं वो बिल्कुल हशाश बशाश नज़र आ रहे थे और पैगाम दे रहे थे इसी हवाले से कि ये खबरें जो हैं ये गलत हैं। इन खबरों की उन्होंने तरदीद की। और ये तो एक खबर है, सोशल मीडिया पर और बहुत सी खबरें होती हैं, ख़ासतौर पर पुलिस के हवाले से। और अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, आप खुद ही बता रहे थे कि उनकी पिक्चर बहुत पुरानी थी और उसको कैसे फिर एडिट किया गया बार बार। ये वाली मतलब आप क्या इमेज दे रहे हैं? exactly. ये वाली पिक्चर है जी, जिसपे बहुत जो है ना वो ट्रोलिंग की जाए, अगर बुलिंग भी अनफॉर्चुनेटली बड़ी देखी गई इस पे कि जनाब जो सदर साहब है उन्होंने एक पिक्चर खिंचवाने के लिए पूरा एयरपोर्ट खाली करवाया, गार्ड्स खड़े हुए थे, और क्या है ये, क्या सादगी शो करना चाह रहे हैं। हालांकि ये पिक्चर जनाब 2018 की है और तो प्रेसिडेंट भी नहीं थे। पीएमएलएन के फॉलोअर्स और पीटीआई के फॉलोअर्स लड़ने मरने पर आ गए। पूरी जंग देखी सोशल मीडिया पर हमने। ये देखें, ये भी एक और पिक्चर है, उसमें भी ये कहा जी गार्ड्स हैं आगे पीछे। खैर ये वो सारे मामलात हैं। चंद रोज पहले पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी थी उसमें भी हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत ही झूठी खबरें शेयर की गई, जिनमें ऐसी खबरें भी
थी जिससे अफरा तफरी को फ़रोग मिल सकता था। ऐसी बहुत सी खबरें मासी में भी सोशल मीडिया पर फैलाई जाती रही हैं, झूठी मनगढ़ंत ये खबरें जिनका सिलसिला अब भी जारी है। बहुत सी मिसालें ऐसी हैं, 5000 का नोट बंद हो रहा है, इमरान खान साहब ने बनी गाला का घर बेच दिया, डैम फंड में दे रहे हैं, अमेरिका में जो मुकीम पाकिस्तानी है शाहिद खान भी डैम फंड में पैसे दे रहे हैं। ये सारी वो खबरें हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल है, रिजवान अरशद साहब हैं, सीनियर इन्वेस्टिगेटर FIA साइबर क्राइम हमारे साथ हैं, और मोनम बशीर साहब जो हैं एडिशनल डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल FIA साइबर क्राइम। और इन लोगों की साइकी क्या होती है, इस पर बात करने के लिए खुबैब कियानी साहब हमारे साथ हैं, हमारे नफ्सियात। तो जल्दी से बस इस टॉपिक को अब हम स्टार्ट करते हैं, और मैं चाहूँगा कि रिजवान साहब इन्वेस्टिगेटर भी हैं आप, ठीक है, तो पहले तो ये बताइए ना, केसेस किस किस्म के आते हैं? सर हमारे पास हर तरह के केसेस आते हैं। आजकल आपको पता है कि जितना सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, फेक न्यूज़ सब स्प्रेड की जा रही हैं डे बाई डे, और इन सबको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहिए, फेक न्यूज़ को हम किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले जो रीडर है वो पहले देखे कौन सी वेबसाइट पे फेक न्यूज़ है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वेबसाइट की, उसका URL क्या है, आए कि वो फेक न्यूज़ पाकिस्तान बेस्ड है, जो वेबसाइट है वो पाकिस्तान बेस्ड है या बाहर से हो रही है। अगर पाकिस्तानी इंटरेस्ट के रिलेटेड है तो वो आप देखिएगा कि कहीं इंडिया से तो नहीं ऑपरेट हो, या किसी हमारे हमसाया मुल्क से तो नहीं ऑपरेट हो, किसी और जगह से, और जो उसका URL है वो आप वेरीफाई करें क्या से है। कैसे करें, आम आदमी कैसे करे? सर उसके बड़े सिंपल है, आप उसको उस वेबसाइट को आप डोमेन को चेक किया जा सकता है, ये डोमेन कहाँ पे होस्ट है और किधर से ये ऑपरेट हो रही है। ओके। और सेकेंडली आप ये है कि उसके अलावा फिर हम उसको देख सकते हैं कि जो फेक न्यूज़ है उसको कौन ऑथर है जो उसको अपलोड कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है उस ऑथर की, और सेकेंडली ये कि किस वेबसाइट पे अपलोड हो रही है, और आया कि जो न्यूज़ है वो करंटी न्यूज़ है, या जिस तरह आरिफ अलवी साहब का, हमारे प्रेसिडेंट साहब का इशू हुआ 2018 की पिक्स है जो अब सर्कुलेट हो रही है, कि पुरानी न्यूज़ को उन्हीं को सर्कुलेट करके दोबारा किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें जिनको हम मेजर किया जा सकता है, जो हम देखी जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम वन बाय वन अगर इसको डिस्कस करें, क्योंकि ये इतना हसास टॉपिक है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब तो आपके मोबाइल में है ना ये सब कुछ। किस किस्म के केसेस हैं जो FIA साइबर क्राइम डील करता है? आपके पास किस किस्म के केसेस आते हैं और किस एज ग्रुप की तरफ से आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल जो यंग एज है हमारी, जो इस वक्त सोशल मीडिया के साथ बिल्कुल इन टच है, जो मेन स्पेक्ट्रम है हमारे पास 18 to 25 ईयर्स जो यंग यूथ है, उसके केसेस हमारे पास आते हैं। आइदर दे शुड बी द विक्टिम ऑफ द केस और द एग्रेसर, दोनों साइडों में, और जो जनरली ट्रेंड देखा गया है वो ये है। और इस हवाले से मुख्तलिफ तरह के जो केसेस की नोयत है, उसमें सबसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया के ऊपर साइबर ब्लैकमेलिंग का इशू आ जाता है, खास तौर पर फेसबुक के इशूज़ हैं, फर्दर जो हमारी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन हवाले से आ जाते हैं। उस हवाले से कुछ इम्पर्सोनेशन के मैटर्स हैं, या फेक जो किसी के फेसबुक अकाउंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, या फॉर एग्जांपल ये हुआ था इन केस ऑफ कोर्शन या इंटिमिडेट करने के लिए, किसी को डराने धमकाने के लिए, किसी की वो जो है वो डेफेमेशन करने के लिए चीज़ों को सहारा लिया जा रहा है आजकल सोशल मीडिया का, जो कि नहायत ही गलत चीज़ है। एक्चुअली लोगों को पता नहीं है कि दिस अमाउंट्स टू एन ऑफेंस अंडर साइबर क्राइम एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, इस हवाले से ये क्राइम है, और अगस्त 2016 से ये लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है पाकिस्तान में। उस हवाले से जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो हम किसी की राइट ऑफ प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेंगे, या किसी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इंश्राइन किए हुए हैं, उनके हवाले से जो भी ब्लैकमेलिंग का इफेक्ट आता है, या हमारे पास जो इस एंगल से मुख्तलिफ चीज़ें डेफेमेटरी कंटेंट्स आता है, तो डेट अमाउंट्स एन ऑफेंस। नॉट ओनली दिस, साइबर क्राइम जो है वो इंडिकेट करता है कि इवन साइबर टेररिज्म के हवाले से भी, कि जो बंदा सोशल मीडिया के ऊपर आके जो इन चीज़ों को टेररिज्म से रिलेटेड चीज़ें फैलाएगा, दैट इज आल्सो डेट अमाउंट्स एन ऑफेंस, उसकी 14 ईयर्स जो पनिशमेंट है, इस हवाले से जी। लॉस तो हैं, रेगुलेट भी किया जा चुका है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुकी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रास्ता नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि हम किस तरह इस चीज़ को रिपोर्ट करें, किस तरह हम अपने पर लगा इल्ज़ाम, या किसी की तस्दीक हो रही है, या किसी की तोहमत है, किसी का इल्ज़ाम है, इन चीज़ों से कैसे हों, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप खुबैब साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की साइकी क्या होती है? मतलब लाइक वो बहुत ही वेले होते हैं कि बस सोशल मीडिया कीड़े हैं, तो जो उनका दिल करता है वो करते रहते हैं, और अजीब खबरें
खबरें फैला दी जाती हैं, तो साइकी क्या होती है ऐसे लोगों की? जी, मैं इस पे आता हूँ, लेकिन पहले मैं सिर्फ थोड़ा सा सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ जो है और ये ट्रेंड सेट कैसे हुआ इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जी, सोशल मीडिया, अगर आप फेक न्यूज़ की बात करें, फेक न्यूज़ तो आप ह्यूमन हिस्ट्री किसी भी दौर की पढ़ें तो फेक न्यूज़ हमेशा से मौजूद थी, लेकिन सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ का सहारा लेके एडवर्टीज़मेंट के थ्रू फाइनेंशियल गेंस के लिए या पॉलिटिकल गेंस के लिए जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है। और उसमें जब आप इंडिविजुअल की आप बात करें तो इंडिविजुअल जो है वो भी रीसेंट फिनोमेना है। अब 2016 के इलेक्शन हुआ अमेरिका के अंदर, यस, वहाँ पे उसके फ़ौरन बाद से जो है सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ को एज अ स्ट्रेटजी यूज़ करना और डिज़ाइन करना जो है वो स्टार्ट हुआ था। साइकोलॉजिकली इसको डिज़ाइन करना शुरू किया गया मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशन को रीच करने के लिए और उनको अट्रैक्ट करने के लिए। हुआ क्या कि उस इलेक्शन के दौरान में एक फ़ेक न्यूज़ आई, उसमें फेक न्यूज़ में क्लेम किया गया कि पोप फ्रांसिस ने ट्रंप को सपोर्ट करने का बयान दे दिया, और वो इतनी ज़्यादा हुई सर्कुलेट हुई कि उसने अच्छा खासा इलेक्शन के ऊपर इफेक्ट डाला। 70 मिलियन ऑफ अमेरिका पॉपुलेशन जो है वो कैथोलिक्स हैं, और पोप फ्रांसिस उनके लिए एक अनक्वेश्चनेबल आदमी है, जो बात कर देंगे वो बात पत्थर पे लकीर है, वो होनी है। बिल्कुल। तो किस हद तक किया, वहाँ से दुनिया ने रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है कि फ़ेक न्यूज़ एक इंडिविजुअल को किस तरीके से डिस्टर्ब करती है, एक इंडिविजुअल के ओपिनियन को किस तरीके से मोल्ड करती है। इसके ऊपर एक रिसर्च 2004 के इलेक्शन में भी हुई। 2004 के इलेक्शन में 30 लोग लिए गए, उन्होंने साइकोलॉजिकली इसको समझने की कोशिश की ब्रेन के लेवल पे कि हो क्या रहा होता है। 30 लोगों को लेके उन्होंने दो जो अमेरिकन कैंडिडेट्स थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर, उनके पॉलिसी बयान दिए मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। दोनों पार्टीज़ के बयानात 30 लोगों को सुनवाए गए। 15 लोग डेमोक्रेट्स के थे, 15 लोग रिपब्लिकन्स के थे। आपके जो रिजल्ट्स आए वो बहुत अमेजिंग थे। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते थे उस पार्टी के लीडर का बयान सुनते हुए आपके दिमाग का वो हिस्सा जो कि इमोशंस को डील करता है वो एक्टिव था स्कैन्स के अंदर, जिसको कहते हैं ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। और जो आपका अगेंस्ट था उसके बयानात को सुनते हुए, उसकी पॉलिसीज़ को सुनते हुए आपके ब्रेन का वो हिस्सा जो कि रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड रीजनिंग करता है, लॉजिकल हिस्सा, जी हाँ, डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो जो है वो एक्टिव था। तो मतलब आप जब अपने बंदे के बारे में बयान सुन रहे हैं जो पहले से आपका कन्फर्मेशन बायस है, जो आप चाहते हैं कि जो मेरे पास सेट बिलीफ्स हैं उनके साथ सपोर्ट करती हुई जो न्यूज़ है या जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको सपोर्ट करूँगा, उसको आप रख रहे हैं और दूसरे को नहीं रख रहे हैं। तो सोशल मीडिया इस तरीके से आपके जो अंदर पहले से बिलीफ्स हैं उनको जज करते हुए सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो चीज़ों को बनाते हैं। ये फेक न्यूज़ है, ये बाकायदा इंडस्ट्री बन चुकी है। वो जो नौजवान लोग हैं, एज ग्रुप उन्होंने बताया कि नौजवान लोग ज़्यादा हैं। अब हम एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है साइकोलॉजिकली कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया, इसके अंदर जितने भी टूल्स इस वक्त यूज़ हो रहे हैं ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। और ह्यूमन साइकोलॉजी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो इस वक्त हम रिसर्च के अंदर जिस जगह पे पहुँचे हैं वो काफ़ी नहीं है कि हम इस ट्रेंड को फौरी रियल टाइम के अंदर जो है वो हम इसको रिस्पॉन्ड कर सकें। सही। तो जो नौजवान लोग हैं ये पहली जनरेशन है जो कि सोशल मीडिया के बगैर सोशल मीडिया के साथ पल बढ़ रही है, और जो पेरेंट्स हैं जो पाल रहे हैं वो पहली जनरेशन है जो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए बच्चों को पाल रहे हैं। तो ये जो नौजवान लोग हैं इनके अंदर जो किसी भी इवेंट के कंसिक्वेंसेस होते हैं उससे जुड़े हुए जो एरियाज़ होते हैं कॉग्निटिव लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, ब्रेन के अंदर, वो भी मैच्योर ही नहीं हुए होते। तो दे डू वट एवर कम्स टू देयर माइंड। रिजवान साहब, ये साइबर क्राइम इस जैसे कि एक तो फेक न्यूज़ का मामला है और बताया भी सही माहिर नफ्सियात ने, आपके ख्याल में लोग आपके पास आते हैं जब, तो क्या उन्हें बिल्कुल आपके प्रोसेस को फॉलो करना आता है, या बहुत सी तादाद में अब लोग आना शुरू हो गए हैं, या ये जो एज ग्रुप जिसकी निशानदेही आपने की उनकी साइकी तो इन्होंने बता दी, अब उनसे निपटने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए ताकि वो ब्लैकमेलिंग ना कर सकें, फेक अकाउंट्स ना बना सकें?
मैडम जो हमारे पास मेजॉरिटी लोग आते हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, इसके लिए ऑलरेडी हम प्रोग्राम का मल्टीपल लॉन्च कर चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं कि ये डोमेन है, आप इस डोमेन में रहना, अगर आप अपनी डोमेन से बाहर निकलेंगे तो लॉ इम्प्लीमेंट होगा, तो उसी के मुताबिक आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करने पड़ेंगे। मोस्टली लोग अभी जो जिस टीन एज में इसमें लोगों को आइडिया नहीं होता कि क्या कर रहे हैं, जब वो इस वक्त क्योंकि जो यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और वो हर वो चीज़ कर जाते हैं जिसका वो सोचते हैं, इसलिए फिर जब वो हमारे पास आते हैं तो फिर जब लॉ इम्प्लीमेंट होता है फिर उस वक्त वो करते हैं कि हमें आइडिया नहीं था। इसलिए बी केयरफुल, व्हाट यू हैव यू डू, यू मस्ट बी नोट। आप इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को करते हैं, तो कैसे आपको आइडिया होता है कि इस शख्स ने, या वो कौन कौन से क्राइम हैं सोशल मीडिया के रिगार्डिंग जो साइबर क्राइम के ज़मरे में आते हैं और आप उनको डील करते हैं? मैडम जो भी क्राइम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू होगा, थ्रू इंटरनेट होगा, वो साइबर क्राइम है। जो अब फेक न्यूज़, फेक अकाउंट, हरासमेंट, बुलिंग, हेट स्पीच, टेररिज्म, सेक्सुअल हरासमेंट, जितने भी क्राइम है ये साइबर क्राइम के अंडर फॉल करते हैं। ये सब साइबर क्राइम के अंडर आते हैं। तो मोहम्मद साहब, ये जो सियासी जमातें आजकल लगी हुई हैं सोशल मीडिया पर, फिर इन पे क्या एक्शन ले रहे हैं आप? भरमार है, हम देख रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक, यस, इतनी हेट स्पीच भी आपने कहा इतनी ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया पे, उस पर क्या एक्शन लेते हैं आप? जी, हमारे पास जो भी कंप्लेंट आती है हम उसको लॉफुली परस्यू करते हैं और उसके मुताबिक एज़ पर परटेन टू लीगल डोमेन जो हमारे पास है हम उसके मुताबिक एक्शन लेते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रेस और क्रेड और जो भी इस मामले में हो। हमारा काम जो है कि लॉ इज़ बिफोर लॉ एवरीवन इज़ इक्वल और इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रिवेल्स। ओके, जहाँ तक कंप्लेंट्स की आपने बात की, अगर कंप्लेंट्स नहीं आ रही तो आप एक्शन नहीं लेते, कंप्लेंट्स पे लेते हैं, खुद से नहीं देखते इन चीज़ों को, ऐसा ही है? जी, हमारे पास मुख्तलिफ सारे जो लॉज हैं वो एक्ट अगेंस्ट पर्सोनम हैं, ठीक है जी। जिस तरह किसी की कोई पर्सनल इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट होता है तो उस हवाले से ही द पर्सन जो है ही इज़ आल्सो नो डाउट इज ए कंप्लेनेंट रेदर देन ही इज़ आल्सो द विक्टिम एज वेल। तो उसकी जो टेस्टिमनी है, उसकी जो चीज़ें हैं जो उसने डिस्क्लोजर करनी है वो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो स्टेट को किसने फिर प्रोटेक्ट करना है? अगर स्टेट से मुताल्लिक राइट, जी, वेरी गुड क्वेश्चन सर। चीज़ें ये हैं कि स्टेट के हवाले से हमारे पास जब इस तरह से चीज़ें आती हैं तो हम उनको आगे फर्दर लेके चलते हैं और जब इस चीज़ की हमें सबसे पहले हम उसकी इंक्वायरी करते हैं। आइदर दिस FIR का प्रोसीजर जो है हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंक्वायरी इनटू द थिंग्स, देयर आफ्टर वी प्रोसीड फर्दर एज पर लॉ, जो हमारा प्रोसीजर है। और उस हवाले से जब हम इंक्वायरी कर लेते हैं कि हाँ दिस ऑफेंस हैज़ बीन डन और बाई होम, जिससे से प्रॉपर हमारे पास एविडेंस आ जाती है, हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, जिस तरह से रिजवान अरशद भाई ने बताया आपको कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम इंक्वायर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो उस हवाले से जब इंफॉर्मेशन आती है तो वी प्रोसीड और व्हेन एवर एन ऑफेंस जो हमें पता चलता है वो हम उसको उसके ऊपर जो है फर्दर लीगल एक्शन लेते हैं। तो वो जो ऑफेंस जो अगेंस्ट पर्सोनम था वो अगेंस्ट अगेन ऑफेंस अगेंस्ट जो स्टेट भी हो जाता है और डेट्स वाइज वो स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ पे खड़ा होता है उस केस को लेने के लिए और फिर उसको प्रोसिक्यूट करता है। कोर्ट ऑफ लॉ में जो जब एक FIR हो जाती है तो उसके बाद जब कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस केस को इसलिए प्रेजेंट कर रहा होता है कि वो एक्ट अगेंस्ट स्टेट होता है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। लेकिन चलें तरीक़ाकार पे फिर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने फेक अकाउंट या फेक न्यूज़ किसी भी हवाले से आपने रिपोर्ट कर दिया है तो उसके बाद कितनी देर में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है या एक्शन हो जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हाउ इमीडिएटली उस पर एक्ट किया जाता है, ये सारी बातें ब्रेक के बाद करेंगे। वेलकम बैक जी। और बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन चल रही है, प्लेन किस तरह करनी है ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि तरीक़ाकार क्या क्या है। रिजवान साहब, अगर आप इस पे ज़रा रोशनी डाल दें। हमारी वेबसाइट अवेलेबल है www.nr3c.gov.pk। वहाँ पे सिंपली एक फॉर्म है, आप वो फॉर्म फिल करें, अपना नेम, CNAC और अपना जो भी इशू था वहाँ पे एड्रेस करें और हमें सबमिट कर दें, ठीक है, वो भी हमारे पास आ जाएगी। आप हमें पोस्टल एड्रेस के थ्रू, कोरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं। और सेकेंडली आप हमारे ऑफिस विजिट, हमारा ऑफिस है लाहौर में है, फैसलाबाद पूरे पंजाब में अब है।
हाँ, वहाँ पे आके भी हमें कंप्लेंट कर सकते हैं, आप हमें कुरियर सर्विस के थ्रू भी कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर कंप्लेन करने के बाद क्या आप रब्ता करते हैं? जी सर, फिर हम उसके बाद उनको कॉल करते हैं, जो उन्होंने अपना एड्रेस या फ़ोन नंबर दिया होता है उस पर हम कॉल करके फिर उनको बताते हैं कि आपने इस दिन इस टाइम पे विज़िट करना है। फिर हम उनको उनकी कंप्लेंट को वेरीफाई करके फिर उसके हम लीगल एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो भी कार्रवाई होती है एज़ पर लॉ फिर हम उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ब्लैकमेलिंग की अगर प्रूव हो जाता है तो सज़ा क्या है? हाँ जी, देखिए ब्लैकमेलिंग के मुख्तलिफ नेचर्स हैं। पहली बात तो ये है कि ब्लैकमेल मुख्तलिफ ऑफेंसेस में आ रहा है। एक तो ये है कि आपने सिंपल आप उसका जो है वो इन केस आप इंटीमिडेट करने के लिए या उसको कोर्स करने के लिए दिया है तो 3 इयर्स उसकी जो है वो इम्प्रिजनमेंट है और अलॉन्ग विद फाइन भी है जो उसका हो सकता है। इसके अलावा अगर ब्लैकमेलिंग की नेचर जो है ग्रेविटी उसकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी, ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिग्निटी ऑफ ए पर्सन आ जाता है और ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दी मॉडेस्टी ऑफ ए पर्सन आ जाता है। ये 2 ऑफेंसेस हैं। तीसरा ऑफेंसर जो है वो साइबर स्टॉकिंग का है, एक सेक्शन इसके हवाले से है। देखिए उसमें जो ब्लैकमेलिंग की ग्रेविटी बढ़ती जाएगी तो उसकी सज़ा भी बढ़ती जाती है। लॉ का नेचुरल सेंस है इस हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ तो जस्टिस का सिस्टम बहुत पुअर है, तो जो रिपोर्ट होती है कोई केस आप इन्वेस्टिगेट भी कर लेते हैं तो फिर कितनी देर के बाद उसका मसला रिजॉल्व किया जाता है? अगर कोई वीडियो ऐसी है अनोइंग तो वो डिलीट हो जाती है, वो क्या प्रोसीजर होता है? जी, इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि FIA का जो साइबर क्राइम सर्कल है, जो ओवरऑल हमारा पाकिस्तान में मैकेनिज़्म है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रैपिडली इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं और उस हवाले से चीज़ें जो हैं वो जब भी हमारे पास साइबर क्राइम ऑफेंसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं प्रॉम्प्टली हमारा उन पर रिस्पॉन्स भी चीज़ों के ऊपर आ रहा होता है। और अगर ये केस आफ्टर जब सबसे पहले इसके ऊपर इंक्वायरी करते हैं हम ऑफेंसेस के ऊपर, चीज़ों के ऊपर जो हमारे पास एलिगेशन आया उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है। इधर वो एप्लीकेशन जो ये तो नहीं है कि आप एप्लीकेशन दें, आपका नाम यूज़ हो रहा है और दे मैं रहा हूँ, तो अनोनिमस एप्लीकेशन है या सडोनिमस एप्लीकेशन तो नहीं, वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर जाना होता है, उसके बाद फिर जब वो वेरीफाई हो जाता है कि इसी की कंप्लेंट है और ये जो कंप्लेंट आ रही है वो गलत नहीं है, जो उन्होंने प्रॉपर जो कंप्लेंट की है और करने वाला बराबर मौजूद है, वो अनोनिमस पर्सन नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि उसके ऊपर फ़ौरन जो है वो एज़ पर जो हमारे SOP हम जो उसके ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं और इंक्वायर इनटू द मैटर करने के लिए हम उसमें फर्दर उसमें से जो एविडेंसेस हमारे रिक्वायर हैं, फॉर एग्जांपल कि जी अगर सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह किसी ने को ब्लैकमेलिंग का आंसर दिया या चीज़ें की ने, फॉर एग्जांपल फेसबुक है तो फेसबुक अकाउंट से चीज़ें जो है वो कहाँ पे है, हम कौन सा फेसबुक अकाउंट है जिसके ऊपर जो ब्लैकमेलिंग हो रही है। कितना टाइम लग जाता है इस पूरी को इन्वेस्टिगेट करते हुए? इसमें हमारे पास जो इंक्वायरी का है वो 60 डेज़ है जी, उसमें हम उसमें कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं जो हमारे पास आती हैं वो टाइमली एड्रेस हो रही हैं, उन चीज़ों पे हो रही है और उसमें हमें फिर जो है वो मतलब का जो हमें इश्यूज़ आ रहे होते हैं, चीज़ें कि हमने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अब देनी है क्योंकि ये सारी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, सोशल मीडिया है ना, तो हमें फिर मुतलका जो रेलिवेंट जो सोशल मीडिया फोरम है वहाँ से भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी होती है कि ये अगर ये हो रही है, क्योंकि जिस बंदे की जो साइबर डेफेमेशन हो रही है उसे नहीं पता कि कौन कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो फिर उसके लिए तो पूरी दुनिया चोर है, ठीक है जी। फिर हमें आइडेंटिफाई करना, लोकेट करने की कोशिश करनी है, हम उस वाले से जो है वो चीज़ें हम उसमें कोशिश करते हैं। साइकी क्या है उनकी, क्यों नेगेटिविटी इतनी अट्रैक्ट कर रही है हमारे 18 से 25 साल के जो नौजवान हैं उनको, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि साइबर क्राइम से निकल के बड़ी कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाए? अवेयरनेस किस तरह फैलाई जाए? देखिए, अवेयरनेस की पहले उन्होंने बात की कि आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाके जो है सेमिनार्स कर रहे हैं और ये जो अप्रोच है यूनिवर्सिटी में जाके सेमिनार करने की, दिस इज़ नॉट वेरी सिस्टमेटिक। जो लेजिस्लेशन हुई है उस लेजिस्लेशन के अंदर जो है अगर हम अपना जो मेन स्ट्रीम करिकुलम है उसके अंदर हम ई लिटरेसी का एक चैप्टर डाल दें छोटा सा, जिसमें हम बताएं कि आपने इंटरनेट की दुनिया के अंदर जब जाना है, सोशल मीडिया को जब यूज़ करना है, उसके अंदर क्या क्या मसाइल हो सकते हैं और उन मसाइल में आप किस तरीके से ना जानते हुए भी किसी ऐसे इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पे आप मुजरिम बन जाएं। तो जो अच्छे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे बाकायदा मेन स्ट्रीम करिकुलम के अंदर एक चैप्टर ई लिटरेसी का डाल दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो लोग जो एज ग्रुप्स जो हैं वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे इस तरह के इवेंट्स में जो गलत खबरों के से अट्रैक्ट होते हैं, फेक न्यूज़ से अट्रैक्ट होते हैं, अफवाहों को फैलाने में किरदार अदा करते हैं, वो नौजवान लोग हैं और 65 से अबव के लोग हैं। क्यों? नौजवान लोग जो हैं
वो इमोशनली बहुत चार्ज्ड होते हैं और उनके इमोशंस को जो भी खबर, चाहे वो पॉलिटिकल एफिलिएशन की कोई खबर है, चाहे उनके अपने ज़ाती रुझानात की कोई खबर है, जो उनके रुझानात के साथ लिंक करती है जो भी खबर, उसकी हेडलाइन पढ़ते हैं और उस हेडलाइन के ऊपर बिलीव करके दे डोंट डेयर केयर के नीचे क्या लिखा हुआ है उसकी डिटेल्स क्या। 65 अबव का केस ये है, दे आर वो एक ऐसी जनरेशन है जिन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा, जो टेक्नोलॉजी लिटरेट नहीं है। नंबर 2, उनकी मेमोरी के इशूज़ हैं। नंबर 3, दे कैन नॉट प्रोसेस ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करना जानते। और नंबर 4, उनके सेट बिलीव्स हैं, उन्होंने 60 ईयर्स के करीब जो है अपनी लाइफ जो है सेट बिलीव्स के ऊपर गुजारी है। उनके बिलीव्स को कॉरेस्पॉन्ड करने वाली जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है थ्रू हेडलाइन, वो उसको शेयर पे क्लिक करते हैं, उसके लाइक पे क्लिक करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से फैलती है। ओके, नौजवानों को वापस कैसे लाया जाए, आपने कहा एक तो इलिटरेसी में ई-लिटरेसी के ऊपर काम करना पड़ेगा कि इंटरनेट से जुड़ी लिटरेसी जो है उसको हमें सिस्टमेटिकली, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जाके सेमिनार कर देना है, ये एक 1 in a 3 month टाइम अप्रोच है। और हमारी जो नौजवानों की पॉपुलेशन है वो 63% लोग पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन के वो नौजवान हैं। ओके, तो 1 in a 3 month एक सेमिनार किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, ये ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है, उससे भी कहीं कम। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सही, कंप्लेंट्स भी तो गलत आ जाती है ना? जी बिल्कुल आ जाती है। ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन उन्होंने किया और इसीलिए हमारा जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रॉपर प्रोसीजर है, हम सबसे पहले उसका इंक्वायर करते हैं कि आया जो कंप्लेनेंट है वो ठीक है, आया वो अगर एक बंदे ने कॉल किया, हमें जो कंप्लेंट किया वो उसी ने किया या उसके नाम के ऊपर किसी और ने कर दिया उसको फंसाने के लिए, ठीक है जी। तो उसके लिए हमारा जो प्रोसीजर, हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि आइदर यदि जो नीचे नाम है और जो फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आया हुआ, हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, हम उनको बुलाते हैं और उनसे जो है हमारा पर्सनली इंटरेक्ट होता है कि आपने जी अपने जो है वो कंप्लेंट की थी। और अगर फेक होती है वो, उस पे भी फिर क्या सजा है? जी सबसे पहले फ़ौरन उसी वक्त जो है, अगर फेक होती है, देखिए जी ये जो सेटिंग द लॉ, जो हमें किसी भी चीज़ को जो है फेक इंफॉर्मेशन अगर वो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को देता है तो उसके ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो वेरी मच क्लियर कि जी वो उसमें जो हमारे जो लॉ है पीनल कोड का, उसमें 182 PPC है, क्लियर है कि आप के जो लॉ ऑफिसर है वो ही में रिकमेंड रादर दिस जो ऑफेंस लॉ ऑफिसर है, वो डोमेन ही जो है वो लॉ ऑफिसर माफी मांग लेते तो उसको माफी मिल जाए, जो डोमेन है वो लॉ ऑफिसर। स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं जी, स्ट्रिक्ट एक्शन के हवाले से वो हमारे पास देखिए जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास बहुत सारी अक्सर कंप्लेन है वो इट मे बी रॉन्ग वो हो जाती हैं। तो जो हम उसमें हमारा ये होता है कि हम जितना भी मैक्सिमम टाइम है हम सेव करके हम जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए लेके जाएं, ताकि हम अपने आप को उन चीज़ों में बचाएं जिसमें किसी एक चीज़ को जो है वो हम ले लें और बाकी बहुत सारी कुछ। कितने % फेक आपके पास केसेस आते हैं? रेयर केसेस कम है हमारे पास। जब भी आता है देखिए, जब भी किसी को तकलीफ होगी तो वो किसी जगह पे जाके 10 बार फेक कंप्लेंट्स कम है। फेक कंप्लेंट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, कितनी रेशियो आप बता सकते हैं? हमारे पास अब तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, हमें अब 4000 प्लस कंप्लेंट्स रिसीव हो चुकी हैं 1 जनवरी से लेकर टिल डेट तक। 4000 प्लस कंप्लेंट, ये सिर्फ लाहौर सर्कल की कंप्लेंट्स हैं। और इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट लिया है, अभी न्यू इंडक्शन भी हो रही है, उनकी भी हो गई है। अब इसलिए अब काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया जा रहा है। पहली तो बात ये कि क्या इस पे कॉल करेंगे तो कोई नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव बात करेगा या जीरो प्रेस करना पड़ेगा या कंप्लेन है? वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो नुमाइंदा, वो आपसे आपके सारे क्रीडेंशियल लेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा, नेम, आपका इशू जो भी होगा उसको एक फॉर्म में सेव करके फिर वो मुतलका जो भी स्टेशन होगा वो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो पहली तो कंप्लेन आप यही ले लें कि कॉल नहीं मिल रही 9911 पे। चले जी ले लेते हैं, इसमें फर्दर ऐड भी कर देते हैं। तेरा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल चीज़ें ये हैं कि एक तो सिंपल कॉल्स के वाले से ये तो
ओरली हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इन राइटिंग में कंप्लेंट करें। हमारा जो भी जिसका राइट इंफ्रिंज हुआ है वो इन राइटिंग में कंप्लेंट करें, क्योंकि बेसिकली जब आप किसी चीज़ को इन राइटिंग में करते हैं दो चीज़ें, थ्रू ईमेल कर दिया जाता है कि हमारी वो वेबसाइट है उसमें भी किया जाता है राइटर में कर दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ईमेल्स नहीं करनी आती। जी बिल्कुल, वो कॉल्स का सहारा लेते हैं। उसीलिए हम कर सकते हैं। और वही सबसे जैसे लोगों को ज़बानी याद है 112215 मोटरवे पे जा रहे हैं तो उनका अलग नंबर है 1020 आई गेस 1012 ठीक है। इसी तरह इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। 1111 पे कॉल करेंगे, कोई भी मसला आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया के किसी भी उस पे। खैर क्या कहते हैं आप? जी, उसमें दूसरी चीज़ है कि अगर इनको ऐसा इशू है तो हमारे ऑफिसेज अवेलेबल हैं। हमारा लाहौर में ऑफिस अवेलेबल है जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर है, फैसलाबाद में अवेलेबल है, गुजरांवाला में अवेलेबल है, मुल्तान में अवेलेबल है, इस रावलपिंडी इस्लामाबाद में अवेलेबल है, ऑल 4 प्रोविंसेस हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमारे ऑफिसेज अवेलेबल हैं। ठीक है जी, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ सारे में बन चुके हैं। तो हमारा एक वे नहीं है हमारे टू रिकोर्स टू FIA अथॉरिटीज़, देयर आर मल्टीपल वेज। वन ऑफ देम इज दैट, वो जो कॉलिंग की बात हो रही थी, इट इज नॉट, वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट टू दैट वन ऑप्शन। हमारे पास अदर ऑप्शन जी बिल्कुल है, उसमें हम आगे भी ये चीज़ें ऑप्शंस हैं हमारे पास। वी शुड प्रोसीड फर्दर। आगे हमने तो सिंपल इंफॉर्मेशन आगे हम तक सिर्फ ले आ जाएगी। अगर वो नहीं उनको लिखना आता, हमारे पास तशरीफ ले आए, हम खुद लिख लेंगे, हम खुद बता देंगे कि चीज़ें हमें बताएं। हमारे साइबर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। और इवन हम तो बहुत सारी इशू, जब हमारे पास आज विक्टिम आते हैं तो उनको इतना ज़्यादा वो पैनिक होते हैं, उनको टेंशन हो रही है, हम तो उनका स्ट्रेस रिलीविंग के हवाले से भी बहुत कोशिश करते हैं। देखिए, तो खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फैसिलिटेट करता है FIA साइबर क्राइम? क्या कोई आपकी फीमेल भी होती हैं जो उनको डील करते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं फीमेल्स, कि अगर वो हरास हो रही हैं, ब्लैकमेल हो रही हैं, तो वो उनसे बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वी डू हैव हमारे पास फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं, नॉट ओनली मेल स्टाफ। अलॉन्ग विद द मेल स्टाफ हमारे पास फीमेल भी ऑफिसर्स हैं जो इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, जो प्रॉपर सुनते भी हैं मैटर को और जो फर्दर प्रोसीड करके भी लेके जाते हैं। और हमारे बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है अल्हम्दुलिल्लाह। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो एक प्रॉपर एग्जाम्स के थ्रू और प्रॉपर सिलेक्शंस के थ्रू आए हैं, उनको ये प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने हाउ टू डील विद। लेकिन बात तो ये है कि ये इदारा कितनी आसानी के साथ लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, जैसे कि कॉल की बार बार एग्जांपल दे रहे हैं। कोई ऐसी वीडियो PTA तो उसको ब्लॉक कर सकता है, रिमूव कर सकता है। FIA साइबर क्राइम क्या खुद से इनिशिएटिव ले सकता है कि ये एनोइंग वीडियोस चल रही हैं, वो किसी के रिगार्डिंग भी हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज की हो सकती हैं, किसी बड़ी पर्सनैलिटी के हो सकती हैं, तो क्या उस पर आप बिल्कुल हम इसके ऊपर खुद भी इनिशिएट लेते हैं। ऐसे हम आपको एग्जांपल दूंगा, हमारे पास एक ऐसी हम वीडियो, एक फ़ोटोज़ शेयर हुई, हमने जब उसके ऊपर एक्शन लिया, स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट उसके ऊपर एक्शन लिया गया। आगे जो कल्प्रिट था, ही इज़ 65 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ रिटायर्ड पर्सन, वेल एजुकेटेड पर्सन। जब हमने उससे पूछा आपने ये क्यों सर्कुलेट किया, कहता बस मैंने एक अनोनिमस वेबसाइट देखी, वहाँ पे पिक्स थी, उसे डाउनलोड किया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के तो उसको शेयर कर दिया। मैं कहा आपने अथेंटिकेट किया क्या है कि ये पिक्चर ट्रू है या फॉल्स है? वो कहता नहीं मैंने इसको नहीं किया, बस अपनी किसी उस चीज़ में वो उसने शेयर कर दिया विदाउट उसको वेरीफाई किए। क्या है कि ये न्यूज़ जो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये ठीक भी है कि गलत है। फिर जब हमने उसको FIR दी, फिर उसके बाद हमने पूछा अब आप क्या है, कहता आई एम जस्ट शेम, मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है, टोटली डाउन एंड से नथिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये, आप YouTube यूज़ करें, Facebook यूज़ करें, ट्विटर यूज़ करें, Instagram यूज़ करें, बोल्ड क्वेश्चन है बड़ा, मैं चाहता हूं कि ब्लंटली मैं आपसे पूछूं। 16+, 18+ वीडियोस, पिक्चर्स पर उन्होंने खुद फिल्टर्स लगाए हुए हैं इन वेबसाइट्स ने। ट्रू? ऐसे ही है। अब जब भी आप रिपोर्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो डायरेक्टली वही कनेक्टेड हैं, वही साइट्स उसको बैकएंड पे देख रही हैं, राइट? बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ट्रीटी साइन की हुई हैं, वो अपने एंड पे भी इन चीज़ों को देखते हैं और फ़ौरन से पहले एक्शन लेते हैं, बजाय इसके कि वो पहले पूरे ये क्यू में जाए और क्यूरीज में जाए और बैक एंड पे जाके वो। पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? फेसबुक हो या ट्विटर हो, पाकिस्तान में ऑफिसेस क्यों नहीं हैं इनके कि फ़ौरन से मैं अगर उसको रिपोर्ट करता हूँ, लेट्स सपोज, तो एक बॉडी हो, एक ऑफिस हो जहाँ पर बैठे लोग काम कर रहे हो। जी, इसमें इस तरह से है कि हमारे पास मैकेनिज़्म इसी लॉ ने दिया है, जो क्योंकि एमर्जिंग लॉज हैं, चीज़ें आई 2016 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि PTA वुड बी द अथॉरिटी टू रिमूव दी जो कंटेंट्स हैं 18+, इस तरह आपने अपना हवाला दिया कि ये उनकी डोमेन है, उन्होंने एम्पावर किया। अथॉरिटी मीन्स इसमें जो लॉ का क्लियर वर्ड लिखा हुआ, अथॉरिटी मीन पाकिस्तान टेलीकॉम
कम्युनिकेशन अथॉरिटी, ठीक है जी। उसको एम्पावर किया गया है कि वो रिमूवल ऑफ कंटेंट्स के वाले से, जिस तरह आपने बताया, आपने हवाला दिया कि इस तरह से चीज़ें हैं, तो वो उसमें ऊपर कर भी रहे हैं, और उसमें थाउजेंड्स के हवाले से ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पीटीए ने ब्लॉक भी की हैं, ठीक है। ये चीज़ें वो उसके ऊपर एफर्ट्स भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक और है। ये चीज़ें थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वी होप बहुत हेल्दी डिस्कशन होगी, लोगों की अवेयरनेस भी हुई है कि आप किस तरह एक्शन ले सकते हैं इस और मामले खासतौर पर अगर सोशल मीडिया पर आप हरास हो रहे हैं तो आप किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज भी आपको सवेरे पाकिस्तान के ये टॉपिक्स बहुत पसंद आए होंगे। बिल्कुल। अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे